हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि मैं अब हमेशा वीक में एक या दो वीडियोस जो हैं इस चैनल पर लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो है क्लासरूम एक्सपीरियंस हो और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। लास्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बताया था कि हम जो है अगली क्लास में सॉलिड स्टेट करेंगे, सॉलिड स्टेट। तो आज उसी की बात हम करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सॉलिड स्टेट जो है ये सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। जैसे बीएससी में तो आपके सिलेबस में होगा, आपको जो है बीएससी के बाद अगर आप जैम दे रहे हैं, गेट दे रहे हैं, नेट दे रहे हैं, सब में सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही अच्छा खासा मार्जिन होता है सॉलिड स्टेट का। सॉलिड स्टेट के साथ एक अच्छी बात यह है कि सॉलिड स्टेट का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत आसानी से आपको इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बुक की बात कर लूँ। जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था, सॉलिड स्टेट के लिए 12th स्टैंडर्ड की कोई सी भी बुक, आपको एनसीईआरटी अगर है तो एनसीईआरटी देख लीजिए, प्रदीप है प्रदीप देख लीजिए, या एबीसी है, जो भी ओपी टंडन है ओपी टंडन देख लीजिए। जो भी किताब है आपके पास, जो भी बुक्स हैं उसको देख सकते हैं। मेरे ख्याल से वो बुक सफिशिएंट होती है 12th वाली। हाँ, थोड़ी सी चीज़ें अगर मतलब बीएससी और उसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो दो चार टॉपिक्स जो हैं आगे हो जाते हैं, डिटेल से हो जाती हैं। वो आप पूरी शर्मा पठानिया उसके लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने बुक्स बता दी। मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप सॉलिड स्टेट के लिए 12th क्लास पे फोकस करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितना 12th क्लास में है वो बहुत ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है 12th स्टैंडर्ड की चीज़ें। तो हम शुरू करते हैं। दरअसल मैं सॉलिड स्टेट जब पढ़ाऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि 30 से 35 मिनट की एक क्लास हो और हम इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला आज जो कि है सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन, इसमें आप स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये सब पढ़ेंगे। दूसरे क्लास में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बता सकूँ वॉइड्स क्या है, ठीक है, डेंसिटी वगैरह का क्या रिलेशन है एज लेंथ वगैरह से। डेंसिटी का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे फिक्स है, आता ही आता है। इसके अगले क्लास में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर, कुछ जैसे NaCl है, इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होंगे, उनके स्ट्रक्चर पर डिस्कस करेंगे। जब मैं डेंसिटी की बात बता रहा हूँ तो डेंसिटी में पैकिंग वगैरह भी इसी में पढ़ लेंगे। और लास्ट क्लास जो होगी वो होगी ब्रैग्स लॉ पे। इसमें स्ट्रक्चर और मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस, वॉइस इंडिसेस इसी में होगा। लास्ट में ब्रैग्स इक्वेशन। इसको लेकर के हम ये इस 4 टॉपिक में हम डिवाइड करेंगे और इस साथ के साथ भी कोशिश करेंगे कि अगर क्वेश्चन बन जाए तो बेहतर है, नहीं तो सबका जब सम अप कर लेंगे तो लास्ट में कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसी जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि पहले हम सॉलिड पढ़ेंगे, फिर लिक्विड पढ़ेंगे, फिर गैस पढ़ेंगे। अब हम सॉलिड की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सॉलिड का चीज़ पढ़ें उससे पहले मुझे ये बताइए कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी सब्सटेंस इन तीनों फॉर्म में कैसे रहता है। मतलब क्या कारण है कि कोई भी चीज़ सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। जब आप इसको देखेंगे तो आप सबसे पहले कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। ये फोर्स जितना ज़्यादा होगा किसी भी सब्सटेंस में, अगर सबसे ज़्यादा होता है किस में, आप जानते हैं
कि सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है जी। ये मैं एक, तो ये आप जानते हैं कि ये सॉलिड हो गया। अगर हम लोग लिक्विड को दिखाते हैं तो थोड़ा ऐसे दिखाते हैं, और दिस इज लिक्विड, दिस इज गैस, दिस इज सॉलिड। तो जिसमें जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यानी एक दूसरे को बाइंड करने की क्षमता जिसमें ज़्यादा होगी, तो वो सॉलिड हो जाएगा। जिसमें उससे कम होगा वो लिक्विड हो जाएगा, और जिसमें एकदम ही बहुत ही कम होगा वो गैस हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अब एक चीज़ और मैं बताऊँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ एक होता है थर्मल एनर्जी। आप सब ने पढ़ा सुना होगा। थर्मल एनर्जी आपसे पूछेगा कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कहेंगे ही, लेकिन आपको थर्मल एनर्जी भी कहना होगा। थर्मल एनर्जी को आप अगर कहते हैं तो ये अच्छा रहेगा, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो इंटरनल मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं, जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा उसका थर्मल एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगर किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट जितना होगा, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, थर्मल एनर्जी उनकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आप बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी? ऑब्वियसली गैस की। तो मैंने लिखा था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। थर्मल एनर्जी में गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ठीक है, तो आपसे कोई पूछेगा कि क्यों कोई सब्सटेंस जो है सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, तो कहिएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, थर्मल एनर्जी उसकी कम होती है। तो ये आपका ये तो कॉन्सेप्ट हो गया बेसिक सा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। क्या क्या सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक है आप सब जानते हैं कि रिजिड होता है, दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिख दीजिए। मैंने एमपी और बीपी लिखा है, इसको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट समझिएगा। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ बताइए, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, क्लियर है जी? हाई डेंसिटी होगी, रिजिड होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। एक और चीज़ मैं बताऊं, लो कंप्रेसिबिलिटी होगी, यानी कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। डेंसिटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, रिजिड वो होगा, और कंप्रेस उसको नहीं किया जा सकता। ये आपको चीज़ें, ये बेसिक क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, एमॉर्फस, दूसरा क्रिस्टलाइन। अब दोनों को अलग अलग हम अगर डिफाइन करेंगे तो उससे बेहतर है कि हम साथ साथ कर देते हैं, क्योंकि बीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो उसको हमको ये आसान भी हो जाएगा और एक साथ लिखने पे हमको समझ भी आ जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया क्रिस्टलाइन, यहाँ पर है एमॉर्फस। ये सब चीज़ें आपने
पढ़ी भी होंगी, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करते। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इनका आप कह दोगे डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक शेप, यानी कि इसको एक इसका एक शेप जो है वो फिक्स होता है। इसमें क्या है, पहला इर्रेगुलर शेप, पहली चीज क्लियर हो गई, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो इर्रेगुलर शेप होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा वो डेफिनिट इसका शेप होगा। अब दूसरी बात जो हम सब लोग जानते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर क्या है, एमॉर्फस में क्या होता है, इसमें आपको सीधे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि सॉलिड है और लिक्विड हो गया, फिक्स आपका टेम्परेचर है कि यहाँ पर ये मेल्ट कर जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि एमॉर्फस में क्या होता है कि वो एक साथ जो है मेल्ट नहीं करता, सॉफ्टन होते जाता है धीरे धीरे। तो ये इसका क्या है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है, ठीक है, यानी कि दे डोंट हैव अ फिक्स या शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तीसरा जो पॉइंट है उसको कहते हैं एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब क्या है, इसको कहते हैं हम आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये चीज़ क्या है, कैसे समझेंगे इसको, पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको आइसोट्रॉपिक, ये टर्म याद रखिएगा, इसको हम फिर समझेंगे, क्योंकि हमने 3 यहाँ पॉइंट लिख दिया, 2 और लिख देते हैं। चौथा क्या हो जाएगा बताइए इसका, ये है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। इसमें जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक और चीज, व्हेन वी कट द क्रिस्टलाइन सॉलिड विद अ शार्प नाइफ, कट विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, ये जो है क्लीन कट देगा, यानी कि आपको एक शार्प कट देगा, समझ रहे हैं, क्लीन कट, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से काट रहे हैं तो एकदम पूरा ये क्लीन कट देगा, इट गिव्स ए क्लीन कट। जबकि अगर एमॉर्फस की बात करेंगे तो ये इर्रेगुलर कट, इर्रेगुलर कट। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। एक और चीज़, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एक और बात बता दूं, इसको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड, और अगर एमॉर्फस की बात करें तो इसको कहते हैं हम स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ध्यान में रख लीजिए, लिख लीजिएगा आप कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नोन एज ट्रू सॉलिड व्हाइल द एमॉर्फस सॉलिड आर नोन एज स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस। अब यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें मैंने बताया था कि इसको डिस्कस करेंगे, आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो हम एनाइसोट्रॉपी देखते हैं। एनाइसोट्रॉपी क्या होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी of the material to be direction dependent, ठीक है। अब क्या है कि इसको मगअप करेंगे तो हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, तो मैं आपको समझाता हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है। ये कहता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हर डायरेक्शन में चेंज हो जाती है। यानी अगर मैंने कहा कि
क्रिस्टलाइन जो है वो आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर है। तो एनाइसोट्रॉपिक मतलब उसका जो हर डायरेक्शन में जो उसकी प्रॉपर्टी होगी वो चेंज हो जाएगी, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा। अब इसको हम समझते हैं कि इसको क्यों ऐसा बोलते हैं। सपोज करिए हमारे पास, मैं थोड़ा ड्राइंग में कमज़ोर हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए देखिए यह है ए बी। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, देखिए हमको एक जैसा मिला सॉलिड स्फीयर। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसको मैं एक्स वाई, इसको मैं सी डी लिख देता हूँ। देखिए अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में, देखिए एकदम अरेंज्ड किया हुआ, ये चीज़ें इसमें अरेंज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, एक फिक्स पोजीशन होता है। मैंने आपको बताया कि इनका एक डेफिनेट शेप होता है। तो इस डेफिनेट शेप में अगर आप देखेंगे चीज़ें अरेंज, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम वाई टू जेड, मैं इसको वाई और जेड लिख लेता हूँ, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये हमारा सॉलिड स्फीयर के साथ ये है। जब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, एक सॉलिड एक होलो, एक सॉलिड एक होलो। इसका मतलब जब हम सी डी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, जबकि हम वाई जेड में जा रहे थे तो प्रॉपर्टी दूसरी थी। तो यही जो प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर चेंज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपी, यानी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू बी डायरेक्शन डिपेंडेंट। एमॉर्फस में ये नहीं होता है। अब आता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं कि भाई इनका जो शेप है ना, वो फिक्स रहे। ये देखिए इनका फेस, इसका जो है शेप जो है पूरे उसमें ये फिक्स रहेगा। लेकिन क्या है, जब हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर की बात करेंगे कि एक ऐसा है, एक इतना बड़ा हो गया, इस टाइप से, तो एमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यानी कि उसका पैटर्न इरेगुलर है। इसमें क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज मतलब कि ये जो है एकदम हर अपने आप को रिपीट करता जाएगा पूरे क्रिस्टल में, यानी कि ये एक जैसा ही पैटर्न देगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आइए तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल में। पहला आयनिक क्रिस्टल, दूसरा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तीसरा कोवेलेंट क्रिस्टल, और चौथा जो है वो होगा मेटालिक क्रिस्टल। अब इनके बारे में जो है मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है सॉलिड स्टेट पे, उसमें मैं इनको डिटेल से कवर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी मैं, चूँकि अब शुरुआत से ही हम सॉलिड स्टेट कर रहे हैं, तो इसको कुछ कुछ चीज़ें बताऊँगा कि क्या होता है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टल की। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि जो लैटिस पॉइंट्स होता है, लैटिस पॉइंट क्या है, जैसे आप, अभी मैं उसको बताऊंगा भी। कोई ये सेल है,
यूनिट सेल, इसको डिफाइन अभी करेंगे यूनिट सेल। और फिलहाल चूंकि लैटिस पॉइंट इसमें आएगा, मैं बार बार जिक्र करूंगा, इसलिए मैंने लैटिस पॉइंट को लेकर के यहाँ पर आपको ये बता दिया कि लैटिस पॉइंट ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट किसी भी सेल और किसी भी क्रिस्टल का। तो दीज पॉइंट्स आर नोन एज, जिस पॉइंट को जोड़ने से आपका सेल या क्रिस्टल बनता है, तो वो हो गया आपको लैटिस पॉइंट। अब ये लैटिस पॉइंट है, तो आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है कि लैटिस पॉइंट्स आर ऑक्यूपाइड बाय, लैटिस पॉइंट्स आर occupied by पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, इसको मैं स्पीसीज लिखता हूँ, आयंस भी लिख सकते हैं, स्पीसीज भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। दूसरा कि इसमें क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स है, आप जानते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये जो है मोल्टन स्टेट में इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये soluble in पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, और नॉन सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या है ये आप लोग को पता होगा और ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, जैसे कि H2O है, इथेनॉल है, ये है जिसमें डायपोल मोमेंट हो। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके। दूसरा मेटालिक क्रिस्टल। अब इसमें जो लैटिस पॉइंट है ये मॉलिक्यूल होते हैं, इसमें लैटिस पॉइंट पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंटेड। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है क्या होता है, वीक वंडर वाल फोर्सेस, वीक वंडर वाल फोर्सेस। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, तो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ठीक है, लास्ट, जैसे अब हमने एक बात बताई थी कि जो है ये सोल्युबिलिटी की बात, लास्ट जैसा कि हमने बताया था नॉन कंडक्टर, ठीक है, तो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। अब एक और चीज, ये क्या है, soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये तो हो गया मेटालिक का। अब आते हैं कोवलेंट क्रिस्टल। अब हम बात करते हैं कोवलेंट क्रिस्टल की। कोवलेंट क्रिस्टल इसमें भी लैटिस पॉइंट पे मॉलिक्यूल होते हैं और ये जो है एक लार्ज चेन बनाता है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या होता है, इसका रिजिडिटी बढ़ती है। ठीक है, दैट्स इट। तो मैं इसको ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ये रिजिड होता है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है आपको डायमंड। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ इसलिए मैं बहुत इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब जाते हैं चौथा, मेटालिक क्रिस्टल।
ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए होते हैं? मेटालिक बॉन्ड से। ठीक है, कैसे जुड़े हुए हैं? ये एक दूसरे से मेटालिक बॉन्ड से। अब ये किस तरह से होता है? इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये जो होते हैं ये मेलेबल एंड डक्टाइल होते हैं, एंड डक्टाइल। ठीक है जी। तो ये 4 टाइप के क्रिस्टल आपने देख लिया, ये टाइप्स ऑफ क्रिस्टल था। अब करते हैं हम स्पेस लैटिस और यूनिट सेल की। भाई स्पेस लैटिस क्या है? कह रहा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, क्या कह रहा है देखिए कि द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स constituting the crystal in a 3-dimensional space in the crystal is known as the space lattice। मतलब उसी क्रिस्टल को, एक जो क्रिस्टल है उसी में क्या होता है कि हम उस आयंस मॉलिक्यूल का जो पैटर्न है उसको रिपीट करते रहते हैं, तो क्या बन जाता है हमारा, क्या बन गया? ये बन गया हमारा स्पेस लैटिस। ठीक है, अब देखिए हमने इसके ऊपर भी बना दिया। ठीक है जी, ये हमारा, आप लोग भी बना लेना, बन जाएगा। ये हो गया। अब कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट सेल? एग्जाम में भी पूछ देता है कई बार, ऐसे नॉर्मल सी बात है, कोई पूछ देगा द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। यानी कि ये है, ये जो मैं बार बार इस पे बोल्ड कर रहा हूँ ना, ये जो स्मॉलेस्ट क्यूब है, यानी कि इस स्पेस लैटिस में जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, दिस इज नोन एज यूनिट सेल। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द स्पेस लैटिस। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन वी रिपीट द यूनिट सेल्स इन द 3-dimensional स्पेस, इट गिव्स अस द स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस का सबसे छोटा जो पोर्शन है वो है आपको यूनिट सेल। तो ये हो गया यूनिट सेल और स्पेस लैटिस। अब आपको 2-3 चीजें और बता दूं मैं। क्रिस्टलोग्राफी की बात है, सिंपल है वैसे तो, लेकिन मैं यहीं बता दे रहा हूं। देखिए ये एक यूनिट सेल है, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल हमने लिया सिंपल। ये जो इसका फ्लैट है ना, ये जो फ्लैट साइड है, ये क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। क्या कहलाता है? फेस कहलाता है। ये 2 फेस जहां मिलते हैं ना, इसको क्या कहते हैं हम? आप इसको एंगल, या इसको क्या कह लेते हैं? एज कहते हैं। क्या कहते हैं? एज कहते हैं। अब आप देखिए तो एक क्यूब में कितने फेस हैं? 1 2 3 4, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, तो देयर आर 6 फेसेस। हाउ मेनी एजेस इन अ क्यूब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। कितने हो गए? 12। तो फेस हो गया आपका, जो फ्लैट सरफेस है आपका उसको फेस कहेंगे। जो आपका एज हो गया, एज किसको कहोगे? द लाइन बिटवीन द टू फेसेस आर नोन एज एज। अब आप कुछ एक चीज है इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल सिंपल चीजें हैं। ड्रॉ करने में दिक्कत हो रही है, 1-2 क्लास में जो है ये ठीक हो जाएगा। ये जो एंगल है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इंटरफेशियल एंगल। किसी भी एक टाइप के क्रिस्टल में, ठीक है, इंटरफेशियल एंगल जो होता है सेम होता है। अगर हम इस क्यूब को काट के छोटा कर दें तो भी इसका जो एंगल होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल भी कहते हैं उसको। तो इंटरफेशियल एंगल फेस और एज
ये आपको 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। ये आपका हो गया। एक और बात होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सपोज करिए कि स्फीयर है ना, ये अपने साइड में कितने स्फीयर से घिरा हुआ है। बताइए, 1 2 3 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि जिसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, जिस भी मॉलिक्यूल का हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, तो वो क्या होगा? द नेबरिंग एटम, जो इनके आसपास के नेबरिंग एटम हैं, वो कहलाते हैं। जिनसे, जैसे अगर तुम मॉलिक्यूल में देखोगे कि भाई जिस भी मॉलिक्यूल के आसपास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड में आप समझिए कि जो पॉजिटिव है तो उसके साइड के हमको देखने हैं नेगेटिव आयंस। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के यानी कि पॉजिटिव आयंस, यानी कि जिसका भी हमको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है इन आयनिक सॉलिड, जो भी एक पॉजिटिव या नेगेटिव हम देखेंगे, उसके अपोजिट जो चार्ज है, यानी कि नेगेटिव कितना है इसके साइड में, तो वो उसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये तो हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आपको जो एक सबसे, ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। पहला सिंपल क्यूबिक सेल, इसको प्रिमिटिव सेल भी कहते हैं, यूनिट सेल। दूसरा बॉडी सेंटर्ड भी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तीसरा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको बीसीसी कहते हैं बॉडी सेंटर्ड वाले को, इसको एफसीसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी। ठीक है, तो ये 4 टाइप के यूनिट सेल है। इस 4 टाइप के यूनिट सेल को हमको डिफाइन करना है। 4 टाइप का यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि इसको हम इस तरह से डिफाइन अगर करना होगा, तो हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर, और आप कह दीजिए कि मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी हैं, मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट। ठीक है, यहां पे ये क्या लिखोगे आप? पार्टिकल्स आर, आप इसको इस तरह से लिख लो कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट ओनली, यानी कि इसके लैटिस पॉइंट पे पार्टिकल प्रेजेंट है। अभी हम इसको इतना ही समझते हैं, ठीक है। अब आ जाता है बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बीसीसी। देखिए नाम से ही क्लियर है, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द लैटिस पॉइंट as well as in the center of the body of the cell, unit cell। यानी कि इसके लैटिस पॉइंट पे तो होगा ही पार्टिकल, और इसके सेंटर में भी होगा। ये हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड। अब आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी। इसमें क्या है?
थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। कांस्टेंट पार्टिकल आपके लैटिस पॉइंट पे तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा ये फेस पर भी होंगे। कितने फेस मैंने बताए थे? 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो देयर आर 6 फेसेस। तो लैटिस पॉइंट के अलावा पार्टिकल्स आर present on the lattice point as well as faces of the cell। ठीक है जी, तो इसमें 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे होगा और 8 लैटिस पॉइंट पे। लास्ट है इंड सेंटर्ड। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, बच्चे यहीं गलती करते हैं। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसमें क्या है, बस ध्यान दे दीजिए, आपको याद रह जाएगा। पार्टिकल्स जो हैं वो लैटिस पॉइंट पे तो होते ही हैं, एज वेल एज एनी ऑफ द टू एंड, यानी कि 2 अपोजिट फेस। सपोज या तो इधर या इधर या इधर, 2 अपोजिट फेस, यानी कि एक 2 फेस पर होंगे। सो दिस इज नोन एज द इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात आती है इसमें, अब जो एक लास्ट चीज पढ़ेंगे, वो लास्ट चीज क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब देखिए, पहला हमने क्या पढ़ा था? सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल। मैंने बताया था कि भाई यहां पर है। अब जब आप इसको लैटिस को, इस यूनिट सेल को चारों साइड इसके आसपास देखिए, आप क्या देखते हैं? ये जो स्फीयर है, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। क्लियर है? इस वाले में कंट्रीब्यूट, अब ये 1, 2, 3, 4, इसको इस तरह से समझिए आप। मैं कंट्रीब्यूशन बताना चाह रहा हूं आपको कि ठीक है, ये जो है दरअसल इसके यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इस तरीके से अटैच है। तो जो इस वाले, इस साइड, दिस साइड, यानी कि इस यूनिट सेल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। कितना कंट्रीब्यूशन है? 1/8। ये ध्यान में रखिएगा कि when particles present at the corner, it gives 1/8 of the total sphere। spherical particle है तो 1/8 of the total particle। तो यानी कि हमारे कितने लैटिस पॉइंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 8 लैटिस पॉइंट है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1 एटम, यानी कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम होंगे? 1। अब आ जाते हैं बीसीसी में, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी क्या है जी? पढ़ा हुआ है आपने, मैंने अभी बताया है। कि
कॉर्नर पे है प्लस एक बॉडी में बीच सेंटर पे, यानी कॉर्नर पे है 8 कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1 बॉडी, टोटल कितना हो गया 2। देयर आर 2 एटम्स प्रेजेंट इन दिस, ठीक है। अब आ गया फेस, इसको कहते हैं FCC। एक 2 3 4 5 6। देखिए इसमें क्या होगा, स्फेयर को जब आप फेस पर रखेंगे तो आधा स्फेयर इधर होगा, आधा स्फेयर उधर होगा, यानी कि स्फेयर जब फेस पर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यानी पार्टिकल जब फेस पर होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होगा। तो इसमें टोटल नंबर कितने हो गए, 8 तो हो गए लैटिस पॉइंट प्लस 6 फेस, ये हो गया 4। लास्ट होता है बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड यूनिट, सॉरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या हुआ, कॉर्नर पे तो है ही और 2 एंड पर है, यानी कि 8 × 1/8 प्लस 2 × 1/2, तो ये भी हो गया आपका 2, ठीक है जी। जो ये नंबर ऑफ एटम्स हैं इसको हम कहते हैं जेड, नंबर ऑफ एटम्स जो है उसको कहते हैं हम जेड। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जेड क्या हो जाएगा 1, BCC में जेड क्या हो जाएगा 2, FCC में जेड क्या हो जाएगा 4 और ECC इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में हो जाएगा 2। देखिए अब इसको निकालने को तो आप एग्जाम में भी निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, जब डेंसिटी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये दिया जाता है, अगर आपको याद रहेगा तो बेहतर होगा कि 1 2 4 2 करके हम इसको, भाई सिंपल क्यूबिक में 1, BCC में 2, FCC में 4 और ECC में 2। तो ये हमने बता दिया। आज की क्लास यहीं तक की रहेगी, इसके बाद जो है हम फिर यूनिट सेल का टाइप्स और फिर वॉइड वगैरह पे हम आएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।